हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं IBC 24 खबरों के साथ मैं हूं ज्योति सिंह। युद्ध के मुहाने पर खड़े यूक्रेन में फंसे छत्तीसगढ़ के छात्रों और लोगों के लिए मदद की कोशिश शुरू हो चुकी है। राज्य सरकार ने नई दिल्ली स्थित छत्तीसगढ़ भवन में यूक्रेन मामलों के लिए एक हेल्प डेस्क शुरू किया है। इसके लिए गणेश मिश्र को संपर्क अधिकारी बनाया गया है। गणेश मिश्र नई दिल्ली के छत्तीसगढ़ भवन से अपनी मदद संबंधी गतिविधियों का संचालन करेंगे। उनसे मोबाइल नंबर 9997060999 पर संपर्क किया जा सकता है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश दौरे पर रवाना होने से पहले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा था, यूक्रेन में फंसे प्रदेश के लोगों को निकालने के लिए सरकार विदेश मंत्रालय के लगातार संपर्क में है। सीएम भूपेश बघेल ने आज भी उत्तर प्रदेश में धुआंधार चुनाव प्रचार किया। यूपी के अमेठी के तिलोई विधानसभा क्षेत्र में आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को आमसभा को संबोधित करना था, लेकिन तकनीकी कारणों से वहां पहुंचकर भी हेलीकॉप्टर लैंड नहीं कर पाया। ऐसे में मुख्यमंत्री ने खेद जताते हुए मोबाइल फोन के जरिए तिलोई की सभा को संबोधित किया। इसके अलावा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बाराबंकी के कुर्सी विधानसभा क्षेत्र में आमसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने छत्तीसगढ़ मॉडल की जानकारी दी, साथ ही योगी और मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने बाराबंकी जिले के जैतपुर विधानसभा के सतनिस्ता साहिब सेवा ट्रस्ट मुंजापुर के दर्शन भी किए। पति पत्नी भी है, परिवार हो गया तो 35 किलो चावल मिलता है, 35 किलो। लेकिन आज तक उत्तर प्रदेश में 6 महीने से घूम रहा हूं, एक बार भी नहीं बोला कि मैं अपने राज्य में अपनी जनता को 35 किलो चावल हर परिवार को देता हूं। प्रधानमंत्री जी ने कहा था सबके खाते में 15 लाख रुपए आएंगे, तो 2 करोड़ लोगों को रोजगार की जब बात आई तो भारतीय जनता पार्टी के लोग कहने लगे पकौड़ा तलना भी तो रोजगार है। छत्तीसगढ़ बस्तर दौरे में दंतेवाड़ा, कोंडागांव और कांकेर जिले में पार्टी की विधानसभा स्तरीय जिला पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की बैठक लेकर चुनाव की तैयारियों की समीक्षा की। साफ है कि बीजेपी का मुख्य फोकस बस्तर के आदिवासी वोटर है। आने वाले दिनों में भी पार्टी का पूरा फोकस बस्तर ही है। इधर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम का कहना है कि विधानसभा की हार और भूपेश सरकार के कामों की वजह से भाजपा के नेता और कार्यकर्ता हताश हैं, लिहाजा भाजपा वहां अपनी जमीन तलाश रही है। प्रदेश प्रभारी जी का बस्तर संभाग में 3 दिवसीय प्रवास था। स्वाभाविक रूप से दौरे का जो उद्देश्य था, अपने पूरे संगठनात्मक कार्यों की समीक्षा करना और आने वाले 2023 के चुनाव के लिए कार्यकर्ताओं को तैयार करना। डी पुंदेश्वरी जी बस्तर दौरे में पूरा समय फोकस किया है, क्योंकि बस्तर में एक भी विधायक भारतीय जनता पार्टी के नहीं है। फिर से वहां जमीन तलाशने का प्रयास किया जा रहा है, मगर जिस ढंग से बस्तर को उन्होंने उपेक्षा किया, इसीलिए आज बस्तर की जनता या फिर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी भारतीय जनता पार्टी की ओर नहीं जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में विकास बनाम कर्ज की सियासत जारी है। सरकार का दावा है कि बेहतरीन कामों के चलते प्रदेश के आर्थिक हालात पहले से कहीं बेहतर हैं। कांग्रेस सरकार ने किसानों की जेब तक पहले से ज्यादा पैसे पहुंचाए हैं। भूमिहीनों और गरीबों की आय बढ़ी है। सरकार का दावा है कि नए उद्योग धंधे लगे और लाखों लोगों को नौकरी और रोजगार मिले। यही वजह रही कि कोरोना काल में भी छत्तीसगढ़ में आर्थिक गतिविधियां दूसरे राज्यों से कहीं बेहतर रही। लेकिन विपक्ष तेजी से बढ़े कर्ज के आंकड़ों को लेकर सरकार को घेर रहा है। बीजेपी इसे प्रदेश की बदहाल आर्थिक स्थिति का नमूना बता रही है, तो वहीं कांग्रेस भारी भरकम कर्ज के लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहरा रही है। आज छत्तीसगढ़ के लोग लगातार कर्जा बोझ में डूब रहे हैं। छत्तीसगढ़ में आज स्थिति ये हो गई है, विकास कार्य तो छोड़ दीजिए, वेतन देने के लाले पड़ गए हैं।
जबकि भाजपा के 15 साल में ऐसी एक दिन स्थिति नहीं आई कि एक दिन डिले हो, एक दिन की देरी हो। लगभग 45,000 करोड़ रुपए छत्तीसगढ़ के कर्ज में हमको विरासत में मिला है। उसी कर्ज का लगभग 10,500 करोड़ रुपया हमारी सरकार ब्याज पटा रही है। रही बात हमारी सरकार के कर्ज लेने का, हमारी सरकार इन 3 वर्षों में लगभग 92,000 करोड़ रुपया किसानों को दिया है। हमारी सरकार किसानों आम जनता के लिए कर्ज लिया है, तो इसमें भलाई क्या है, बुराई क्या है? प्रदेश में भारतीय जनता युवा मोर्चा को कार्यकर्ताओं को संगठित करने के लिए जिलेवार अभियान चला रही है, जिसमें कार्यकर्ताओं का लक्ष्य निर्धारित कर 1 बूथ 20 यूथ के गठन पर जोर दिया जा रहा है, जिसके तहत हर बूथ में कम से कम 20 यूथ को शामिल किया जाएगा। इसी कड़ी में भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अमित साहू बिलासपुर पहुंचे। बीजेपी कार्यालय में उन्होंने युवा कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को रिचार्ज करते हुए लक्ष्य निर्धारित कर सक्रियता बढ़ाने के निर्देश दिए। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक, विधायक कृष्णमूर्ति बांधी, पूर्व मंत्री अमर अग्रवाल समेत जिले के अन्य पदाधिकारी भी मौजूद रहे। इस बार भारतीय जनता युवा मोर्चा के सभी साथियों ने ठान लिया है कि इस प्रदेश की कांग्रेस सरकार के खिलाफ एक ऊंची आवाज करके हम काम करेंगे। इनके सारे घोटालों कर लेकर सड़क पर आएंगे। खुलेआम इनके मंत्री जो है डील में व्यस्त हैं, दलाली में व्यस्त हैं, अपना जेब भर रहे हैं। कार्यकर्ताओं में एक ऊर्जा का संचार हुआ है और जगह जगह उनका जो स्वागत किया गया है, ये इस बात का एहसास है कि भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता सक्रियता के साथ अपने कार्य में लगे हुए हैं और आने वाले समय में कांग्रेस की विदाई करने में युवा मोर्चा की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। रायगढ़ नगर निगम में महिला कांग्रेस अध्यक्ष बरका सिंह के द्वारा पार्षद संजना शर्मा के साथ झूमा झटकी और बदसलूकी के मामले में कार्रवाई नहीं होने से नाराज 17 पार्षदों ने आज कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से सामूहिक इस्तीफे का ऐलान किया है। पार्षदों का दल बुधवार को पीसीसी अध्यक्ष से मिलकर इस्तीफा सौंपेगा। आज शाम पार्षदों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सामूहिक इस्तीफे का ऐलान कर दिया। पार्षदों का कहना था कि बदसलूकी की घटना के 1 माह से भी अधिक का समय बीत चुका है। मामले में जिला सहित प्रभारी मंत्री, महिला कांग्रेस अध्यक्ष एवं मुख्यमंत्री को भी लिखित शिकायत की गई थी, जिसमें प्रदेश से जांच समिति गठित की गई थी। जांच रिपोर्ट प्रदेश संगठन को सौंपी जा चुकी है, लेकिन फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। अभी रायपुर जाएंगे। रायपुर जाके जो है माननीय मोहन मलकाम जी को हमारी बातों से और भावनाओं से अवगत कराते हुए जो है अपना इस्तीफा हम उनको सौंपेंगे और उनसे यही निवेदन करेंगे कि या तो आप पार्टी में हम लोग को रख लीजिए या बरखा सिंह जी को आप रख लीजिए। महिला कांग्रेस अध्यक्ष बरखा सिंह के द्वारा हुआ था, जो नगर निगम में आके मेरे संग गाली गलौज की, और ये बात हम लोग अपने संगठन में भी रखे थे, ऊपर भी बात रखे थे, पर उसमें अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ, जबकि 2 महीना होने को आ गया है। महिला कांग्रेस अध्यक्ष और पार्षदों के विवाद जो है, आज ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं क्षुब्ध होकर ये रिजाइन की बात सामने आ रही है, जबकि ऐसा कतई नहीं है। और ये सब रायपुर जाकर वो अपनी बात रखेंगे और रिजाइन की बात कर रहे हैं और ये रायपुर में ही ये सारी बात हो पाएगी। रायपुर में खालसा स्कूल के पास ऑक्सीजोन के सामने बन रहे नंद कुमार पटेल स्मृति स्थल में तोड़फोड़ का मामला गरमा रहा है। पिछले दिनों यहां पर चल रहे निर्माण कार्य में किसी ने तोड़फोड़ की है। घटना के बाद स्मृति स्थल का निर्माण कर रहे स्मार्ट सिटी के अफसरों ने ठेकेदार को एफआईआर कराने के निर्देश दिए, जिसके बाद ठेकेदार ने सिविल लाइन थाने में शिकायत दर्ज की। शिकायत के आधार पर पुलिस आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। इधर प्रदेश कांग्रेस ने भी घटना की निंदा करते हुए तोड़फोड़ करने वालों पर एफआईआर दर्ज कर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। कांग्रेस ने इसमें दुर्भावनावश तोड़फोड़ किए जाने की आशंका जताई है, क्योंकि इससे पहले भी यहां तोड़फोड़ हो चुकी है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। ऑक्सीजोन के सामने खालसा स्कूल के समीप बंद है शहीद नंद कुमार पटेल स्मृति स्थल के में तोड़फोड़ किया जाना निश्चित तौर पर निंदनीय है। कांग्रेस पार्टी इस घटना से बहुत ज़्यादा आहत है। हम पुलिस प्रशासन और नगर निगम प्रशासन से मांग करते हैं कि इस घटना के जो लोग भी दोषी हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। एनआरडीए ने अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया। वीआईपी रोड बनरस टेमरी इलाके में 20 एकड़ से ज्यादा जमीन से अतिक्रमण और अवैध प्लॉटिंग के खिलाफ कार्रवाई की गई। इसमें बीजेपी ऑफिस के सामने पूर्व पार्षद श्याम चावला की 16 एकड़ में की गई प्लॉटिंग का अवैध कमर्शियल प्रोजेक्ट भी चपेट में आया। एनआरडीए ने यहां करीब 1 करोड़ की लागत से बनी बाउंड्री वॉल और करोड़ों की लागत से बने गोदाम ढहा दिए। इस कार्रवाई के दौरान जांच में कई अहम खुलासे हुए।
नया रायपुर से लगे टेमरी और बनरसी गांव में धड़ल्ले से अवैध निर्माण हो रहा है, साथ ही सरकारी जमीन पर अतिक्रमण भी हो रहा है। आपको एक नज़ारा दिखाते हैं। फिलहाल भाजपा कार्यालय जो है उसके सामने पर हम खड़े हैं, जहां पर कल एनआरडीए ने कार्रवाई की है। यहां पर 16 एकड़ में अवैध रूप से प्लॉटिंग की जा रही थी, मार्केट का निर्माण किया जा रहा था और बताया गया है कि इसमें एनआरडीए से किसी प्रकार की अनुमति नहीं ली की गई है, नक्शा नहीं पास करवाया गया है। अब देखेंगे हाई टेंशन तार जो है 30 kV का, उसके नीचे ही ये बिल्डिंग बनाई गई है, जो बहुत अपने आप में दुर्घटनाजन्य और जानलेवा बार बार साबित होती रहती है रायपुर में। और भी आपको निर्माण दिखाएंगे। दूसरा जो आप देख रहे हैं अवैध निर्माण जिसे तोड़ा गया है, वो बताया जा रहा है उसके ठीक पीछे सरकारी जमीन थी, जिस वो नाले की ज़मीन पर भी इसका निर्माण कर दिया गया है। सड़कें आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा किस लेवल पे यहाँ पर जो है निर्माण किया जा रहा था, लेकिन इसका शुल्क नहीं पटाया गया है। और सबसे बड़ी बात, राजस्व में भी मामले में हेर फेर इस पर कुछ सामने आ रहे हैं। अभी दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं कि कितनी सरकारी ज़मीन ऐसे जो कार्रवाई हुई है उस पर निकल के आएगी, क्योंकि आपको बता दें कि पिछले 2 दिन से कार्रवाई चल रही थी, 20 से ज़्यादा लोगों पर कार्रवाई हुई है। लेकिन एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि जो भू माफिया है, बिल्डर है, प्रमोटर है, अवैध निर्माण करने की ऐसी हिम्मत कैसे कर सकते हैं। और सबसे बड़ा सवाल, जब ये 3 मंजिल बिल्डिंग खड़ी हो चुकी है, होती है, तब प्रशासन कार्रवाई के लिए क्यों आता है सामने? इसे नीचे लेवल पर ही क्यों नहीं रोका जाता और क्यों कार्रवाई नहीं की जाती? ये अपने आप में बड़ा सवाल है। कैमरामैन अजय गुर्जर के साथ संदीप शुक्ला, IBC 24 रायपुर। बलौदा बाजार में आयोजित कलेक्टर जनदर्शन के दौरान तब हड़कंप मच गया जब कलेक्टर के सामने ही एक युवक ने जहर खाकर आत्महत्या की कोशिश कर ली। अब इस मामले में कलेक्टर ने जांच के निर्देश देते हुए 1 हफ्ते में जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। दरअसल बिलाईगढ़ इलाके के गिड़ापाली के रोहन मानिकपुरी रोजगार करने के लिए ग्रामोद्योग विभाग में लोन के लिए आवेदन किया था। कई महीनों के बाद भी लोन नहीं मिला तो परेशान होकर गुहार लगाने जनदर्शन पहुंचा, लेकिन जनदर्शन में भी जब उसकी समस्या का निराकरण नहीं हुआ तो हताश होकर उसने सबके सामने जहर खा लिया। घटना के बाद मौके पर मौजूद अधिकारियों ने युवक को फौरन अस्पताल में भर्ती किया। डॉक्टर युवक की हालत को गंभीर बता रहे हैं। ग्रामोद्योग विभाग के माध्यम से और स्टेट बैंक में 2015 में उन्होंने बैंक लोन 5 लाख रुपए के लिए लगाया था, जो कि उनका निरस्त हो चुका था। अपना दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है। इतनी ही बात आई है अभी तक, और आगे जब वो ठीक होंगे तो या उनके परिवार वालों से और वो किया जाएगा। बालक हैं जो रेड किलर के पॉइजन नाम से आता है, जो ऑर्गेनोफॉस्फोरस मतलब कीटनाशक दवाई का है सीसी, जो 5 से 10 ml रहा होगा, वो सेवन किया है। तो उसके कारण जिला अस्पताल में भर्ती किया है और उसका उपचार चल रहा है और स्थिति अभी स्टेबल है। कलेक्टर ने इस मामले में जांच के आदेश दे दिए हैं और 7 दिन के भीतर रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है। आगे बढ़ते हैं। राजनांदगांव के इंदामरा स्थित एबिस कंपनी में ABC एक्सपोर्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कॉर्पोरेट में कार्यरत ट्रेवल रिस्क विभाग के मैनेजर को 1.5 करोड़ रुपए की हेराफेरी मामले में लालबाग पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी मैनेजर ने एयर टिकट और होटल बुकिंग के नाम पर रुपए को अपने खाते में ऑनलाइन ट्रांसफर कर लिया। आरोपी सचिन बानवे ने कंपनी के दिए HDFC बैंक के क्रेडिट कार्ड और ईमेल ID से धोखाधड़ी करते हुए कंपनी को आर्थिक नुकसान पहुंचाने और खुद के लाभ के लिए फर्जी दस्तावेज तैयार कर उसका अनुचित लाभ उठाया। लालबाग पुलिस ने आरोपी को महाराष्ट्र के भंडारा जिले के ग्राम लाखने से गिरफ्तार किया। एबिस कंपनी द्वारा आवेदन पत्र पर FIR दर्ज किया गया है, जिसमें मुख्य आरोपी जो सचिन मानवे हैं, ये वहां पर ट्रैवल मैनेजर के पोस्ट पर थे, जिन्होंने अपनी कंपनी का एक फर्जी फॉर्म बनाकर ट्रैवल एजेंट के द्वारा फेक रिसीप्ट्स ये करवाकर उन्होंने उसमें बुकिंग करवाई और उसमें लगभग 1 करोड़ 44 लाख रुपए का फ्रॉड किया। इसमें आरोपी सचिन मानवे को गिरफ्तार कर लिया गया और न्यायालय पेश कर दिया गया। दुर्ग पुलिस ने गांजा तस्करों के साथ अपहृत 2 युवकों का रेस्क्यू करने में सफलता हासिल की है। दरअसल युवकों के अपहरण को लेकर वीडियो वायरल हुआ था, जिसे लेकर दुर्ग SP ने 12 लोगों की टीम का गठन किया और ओडिशा के कालाहांडी में स्थानीय पुलिस की मदद से गांजा तस्करों अनिल उर्फ गुडवा, मोहम्मद शहजाद, आदम सोना और पीबान को गिरफ्तार किया है। साथ ही बंधक बनाए गए सतीश गंधर्व और शहनवाज को छुड़ाया है। बता दें कि आरोपी गुडवा से सुपेला के परवेज खान, आजाद शाह, मोहम्मद शहजाद गांजा तस्करी के कारोबार से जुड़े हुए थे। आरोपियों को परवेज ने 2,35,000 रुपए कम दिए थे, जिसके बदले में आरोपियों ने सतीश गंधर्व और शहनवाज को बंधक बना लिया। फिलहाल पुलिस आरोपियों से सख्ती से पूछताछ में जुटी है। उड़ीसा भेजी गई और टीम ने पूरे मामले में बड़ी सूझबूझ से और बड़ी दिलेरी से काम करते हुए दोनों अपहरण जिनका हुआ था उनको
बरामद किया। और 2 लोगों को जो बंधक बनाया हुआ था गांजा तस्करों ने, उसको हम लोगों ने रेस्क्यू किया। काफ़ी नक्सल प्रभावित क्षेत्र था और साथ में जो गांजा उगाने, खपाने और प्रोसेसिंग करने वाली टीम का जो प्रमुख है, गांजा का वो प्रमुख आरोपी गुड़वा, उसको भी हम लोगों ने सफलतापूर्वक गिरफ्तार कर लिया है। भानुप्रतापपुर जिले के नक्सल प्रभावित कोयलीबेड़ा इलाके में सर्चिंग के दौरान बीएसएफ ने 9 नग पाइप बरामद किया। दरअसल बीएसएफ की टीम नक्सल विरोधी अभियान के तहत सर्च ऑपरेशन पर निकली थी। इस दौरान जवानों को सूचना मिली कि नक्सलियों ने जुमड़ा के जंगलों में बड़ी संख्या में पाइप बम प्लांट कर रखे हैं। निरीक्षण के बाद 10 से 15 किलोग्राम वजन के 9 पाइप बम बरामद किए गए। अंबिकापुर जिले के सीतापुर विकासखंड के ग्राम पंचायत चिड़ापारा में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार का मामला सामने आया। ग्राम पंचायत के पंच सहित ग्रामीणों का आरोप है कि सरपंच और सचिव ने मिलकर कई कार्यों के लिए स्वीकृत राशि का गबन किया है। ग्रामीणों का कहना है कि स्कूल निर्माण, समुदाय शौचालय निर्माण, वाटरशेड निर्माण, सीसी सड़क निर्माण जैसे कई कार्यों के फर्जी प्रस्ताव बनाकर बार बार राशि निकाली गई, लेकिन काम नहीं किया गया। मामले में सीतापुर क्षेत्र के विधायक और खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने जांच का आश्वासन दिया है। ये ग्राम के पंचों के द्वारा, पंचों के साथ भी ना बैठक, ना स्टेटमेंट दिखाना, ना मेल मिलाप करके पर्सनली तौर पर अकेले ही अपने द्वारा जो मन में आए वही काम उनके द्वारा किया जा रहा है। जो पैसा हरण हो रही है, जो बोलना चाहिए, जो काम भी नहीं दिख रहा है और मनमानी रात टाइप से कर रहे हैं और पैसा बहुत ज़्यादा हरण होते जा रहा है और काम नहीं दिख रहा है। काम दिखावा के लिए थोड़ा मोड़ा किया गया है, बाकी ना राशि को पूर्णतः गबन ही कर दिया गया है। पंचायत का मैंने कार्य किया ही नहीं गया है। अच्छा से अगर जांच किया जाए। किसके द्वारा किया गया? सरपंच सचिव के द्वारा मिली। अगर कोई भी गलत करेगा तो उसको कोई बचाए थोड़ा ना पाएगा, तो प्रमाणित अगर कोई चीज़ रहेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। रायगढ़ नगर निगम ने 12 करोड़ रुपए की लागत से बने ऑडिटोरियम के मेंटेनेंस में 40 लाख रुपए खर्च किए, जबकि निगम को इस ऑडिटोरियम से बमुश्किल 10 लाख रुपए की आमदनी हुई। इस नुकसान के बाद नगर निगम इस ऑडिटोरियम को कॉन्ट्रैक्ट पर देने की तैयारी कर रहा है। आगामी सामान्य सभा में इस संबंध में प्रस्ताव भी लाया जाएगा, जिसे लेकर विपक्ष के साथ साथ स्थानीय रंगकर्मी भी विरोध कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि निगम के ऑडिटोरियम का व्यावसायीकरण नहीं करना चाहिए। निगम की मंशा थी कि ऑडिटोरियम में बड़े बड़े आयोजन होंगे, लेकिन पिछले 3 साल में महज 10 लाख रुपए की आमदनी ही निगम को हो पाई। हिंदी मीडियम स्कूल बंद होने की आशंका को लेकर सरगुजा के बतौली ब्लॉक के 10वीं और 12वीं बोर्ड के विद्यार्थियों ने जमकर नारेबाजी की और नेशनल हाईवे 43 में चक्का जाम कर दिया। छात्रों ने बोर्ड के प्रायोगिक परीक्षा में भी भाग नहीं लिया, जिसके बाद उन्हें अनुपस्थित माना गया। सरगुजा डीओ ने इसे विद्यार्थियों की अनुशासनहीनता मानते हुए छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल के सचिव को पत्र भी लिखा। केशकाल में भी शासकीय बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय का नाम बदलकर स्वामी आत्मानंद स्कूल में अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाई शुरू करने के विरोध में स्टूडेंट्स ने धरना प्रदर्शन किया और रैली निकालकर तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शन को बीजेपी ने अपना समर्थन दिया। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।